सो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। ओम्स लॉ स्टेटमेंट मैंने लिख रखी है, पर इससे पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। बेटा ओम्स लॉ जो है वो रिलेशन देता है किसके बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब मैंने पहले ही बताया था, यानी अगर मान लो आपके पास वायर है, ठीक है, इसकी कुछ लंबाई है, इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। आपने कोई एक छोटा सा टुकड़ा लिया कंडक्टर का, वायर कोई लिया आपने, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आपको करंट का फ्लो नहीं दिखाई देगा। इलेक्ट्रॉन्स तब भी मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स तब भी मूव कर रहे हैं, लेकिन कोई इधर कोई इधर कोई इधर, राइट। तो नेट मोशन नहीं है, नेट हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सेल लगाते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा एक हमने सेल लगा लिया, ये वायर लिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, सेल लगा दिया। सेल लगाने का मतलब क्या, यहाँ पे हमने पोटेंशियल पीडी डेवलप करवा दिया। पीडी यानी कि एक लोअर लेवल पे और एक हायर लेवल पे, यानी एक लो पोटेंशियल पे एक हाई पोटेंशियल पे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट। अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स खुद नेगेटिव चार्ज है, किस तरफ भागने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ में V और I के बीच में कैसा रिलेशन होता है वो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पता लगाते हैं। तो देखिए, इफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट, अब ये जो टर्म है ये मैं अभी समझाती हूँ, ठीक है। All the physical quantities remains constant, then the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. Okay, तो ये जो वायर है, ये वायर हमने लिया, ठीक है, इसका लेंथ मान लीजिए हमारे पास कितना है, L लेंथ है, ओके। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो समझते हो ना बेटा, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो समझते हो। ये अगर इतना सा हिस्सा काट के, अच्छा इसके ही अगर मैं पीस करके निकाल दूं तो यहाँ पे एक छोटा सा वो जो गोलाई आएगा वो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका मान लेते हैं कितना है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इलेक्ट्रॉन्स अब भी अवेलेबल है, लेकिन दे आर इन रैंडम, है ना, कोई इधर कोई इधर। नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इलेक्ट्रॉन्स को पता ही नहीं किस तरफ जाना है, सब अपनी वजह से घूम रहे हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, हमने यहाँ पे एक छोटा सा सेल लगा दिया, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हैं नहीं, की भी लगा, ठीक है, लगा दिया, ठीक है। पोटेंशियल कितना अप्लाई किया, V अप्लाई करने का मतलब इस टर्मिनल पे, इस वाली साइड पे हमारे पास पॉजिटिव V हमने लिया, इधर क्या लिया, नेगेटिव। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे V और यहाँ पे क्या, 0। एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स अब मूव करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्शन में, सारे के सारे एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या बोला गया बेटा, V और 0 का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल का डिफरेंस डेल्टा V। ये ना डेल्टा साइन जो है ना, स्मॉल चेंज के लिए दिखाता है, चेंज के लिए दिखाता है, डिफरेंस के लिए दिखाता है, ठीक है, याद रहेगा। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बोलो बात सही है कि नहीं, ऐसे डायरेक्टली लीनियर में चल रहा है सारा, है ना। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर आपने पहले मान लेते हैं ये कि अगर आपने 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी थी और करंट आपका 1 एम्पियर का आ रहा था, अब अगर आप 4 वोल्ट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर का करंट हो जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ बना के देखेंगे हम, मेटल्स के लिए भी सेमीकंडक्टर्स के लिए भी, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, ओके। सो ये प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटता है अपनी जगह पे कांस्टेंट दिखी जाता है, हमें पता है, राइट। तो डेल्टा V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हट गया और यहाँ पे R आ गया, और ये जो R है अब इसका बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में है। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर या वायर। R इज द रेजिस्टेंस। एक्चुअली इसको ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, R क्या है हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसी को हमने नाम क्या दे दिया, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ओके। तो डेल्टा V इज इक्वल टू R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, नया टर्म क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या चीज होता है, रेजिस्टेंस हमारे पास होता है बेटा, रेजिस्टेंस ना प्रॉपर्टी होती है बॉडी की,
कंडक्टिंग जो भी आपके पास सब्सटेंस है, जो भी आपका मटेरियल है, ठीक है, सब्सटेंस मटेरियल कंफ्यूज मत होना किसी चीज में, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस टू रेजिस्ट द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो ये बात समझ में आ रही है? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, क्या? ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, ठीक है। प्रॉपर्टी लिख दें, प्रॉपर्टी ऑफ किस चीज की प्रॉपर्टी बेटा? किस चीज की प्रॉपर्टी? ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इस पे, किस चीज की? यस बोलो, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। मुझे पता है मैं आपकी आवाज भी सुन नहीं पाऊंगी। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस व्हाट? द फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां से डेफिनेशन आया। रेजिस्टेंस की यूनिट देख लेते हैं जरा फटाफट से। रेजिस्टेंस की यूनिट देखें, आप नोट डाउन कर लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है। ओके, सो देखो इस इक्वेशन को टर्म कर दो 1, या इसको 1 कर दो बच्चे, इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, और इसको क्या कर दो? इसको 2 कर दो, ठीक है। ओके, तो R इज इक्वल टू कितना आएगा? डेल्टा V बाय I, ठीक है। रेजिस्टेंस की SI यूनिट देखते हैं, तो आप इसको रेशो बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस इज द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट, प्रपोर्शन में। ओके, सो R SI यूनिट of resistance is ohm. ओके, ओम ये सिंबल पता है कैसे बनता है? ये सिंबल ना कुछ ऐसा बनता है, ये उल्टा टोपी जैसा ओम ऐसे शो होता है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है, तसल्ली रखो, सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो बेटा, मैंने यहाँ पे एक टर्म लिया था कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज अगर सेम रहे, कांस्टेंट रहे, सेम रहे, तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी कांस्टेंट रहनी चाहिए? कौन कौन सी? देखो फिजिकल क्वांटिटीज जो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए उसको देख लो। कांस्टेंट क्या क्या रहनी चाहिए हमारी? लेंथ। अब तुम लेंथ को घटाओगे बढ़ाओगे? एक बार कंसीडर कर लिया? कर लिया। अच्छा, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये 1 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, यानी कि वायर की मोटाई बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में से कहीं से पतला हो गया, कहीं से मोटा हो गया, वायर हमारा अनइवन सा हो गया। यहां से यहां तक पूरी की पूरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तीसरा क्या बेटा? मटेरियल भी हमारा क्या होना चाहिए? मटेरियल भी होना चाहिए, इसका फिक्स मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, ओके। और फोर्थ हमारे पास क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। अगला क्या है? प्रेशर। याद रहेगा? इतने टर्म्स याद रहेंगे बच्चों? सो अगर इनमें से किसी में कोई चेंज नहीं आता तो ही ये कंडीशन वैलिड है। अच्छा बेटा, अपने आप तो इलेक्ट्रॉन भागने नहीं लगेंगे ना। ये जो आपने यहाँ पे सेल लगाया, इसका काम क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना है ना। एक को हायर पोटेंशियल कर दिया और एक को क्या कर दिया? अरे तुम इसको घुमा के इधर पे करोगे तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही तो चाहिए। पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक धक्का मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल जाएगा? दिशा मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा, उसको पता चलेगा अभी कहाँ जाना है, क्योंकि पीछे से कहां से धक्का आ रहा है, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आती है बच्चों? तो ये है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज जो हमने बता दिया। अब देखो R इज इक्वल टू डेल्टा V बाय I। ओके, डेल्टा V क्या है हमारे पास? पोटेंशियल का डिफरेंस। ओके, I क्या है? करंट जो फ्लो कर रहा है, राइट। तो बच्चे देखिए जरा देखिए, आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, डिफाइन 1 ohm of resistance। डिफाइन या रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm, उल्टा बोल दिया है ना। ओके, क्वेश्चन बन सकता है आपका, डिफाइन 1 ohm रेजिस्टेंस, ठीक है। 1 ohm रेजिस्टेंस को डिफाइन करो, डेफिनेशन ऑफ 1 ohm। ओके, तो क्या आंसर होना चाहिए? बस देखो, इस तरह के क्वेश्चन जहां पे भी यूनिट डिफाइन करनी आ जाए ना, 1 ohm, हाँ 1 PD, ठीक है, 1 वोल्ट जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो अगर ऐसे आप डिफाइन करोगे तो कैसे करेंगे हम? रेजिस्टेंस 1 ohm का होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो? 1 वोल्ट का, और कितना करंट दे रहा हो? 1 एम्पियर का। यस,
अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसके अक्रॉस, कंडक्टर के अक्रॉस। ये जो तुमने कंडक्टर लिया ना, इस कंडक्टर में तुमने यहाँ पे कितना लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का। और अगर करंट इसमें से यानी कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं उससे क्या आएगा, करंट आएगा। करंट अगर 1 एम्पियर का आता है तो रेजिस्टेंस कितने का होगा, 1 ओम का होगा। समझे बालक, इतना समझे। चलो ओके, चलो आगे काम करते हैं। अब देखो बड़ी मजे की चीज, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे तुम्हारे पास आ रहा है डेल्टा V अपॉन आई, है ना। लेकिन रेजिस्टेंस जो है मैंने अभी भी क्या लिखा, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, राइट, ये तो मैंने लिखा। ये V और I आपको दिख रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो V पे और I पे डिपेंड नहीं करता। हर मटेरियल का अपना अपना होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस किस बात पे निर्भर करता है, ये रेजिस्टेंस कैसे घट या बढ़ सकता है, तो इसके लिए देखिए, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। लिखो, ठीक है। हमारे पास आ गया टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। रेजिस्टेंस ऑफ वायर किस बात पे निर्भर करता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ओके, कौन कौन से फैक्टर है, ध्यान से सुनना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है हमारा। क्वेश्चन में हमारे पास आंसर में हम क्या लिखेंगे कि वो फैक्टर पहला कौन सा, पहला लेंथ ऑफ द वायर, पहला लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। हाँ कि ना बताते चलो, लेंथ ऑफ द वायर यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर होगा। यस, जितना बड़ा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। क्यों? अच्छा, इसको वैसे आपसे क्यों पूछा नहीं जाएगा 10th पे, पर मैं बता देती हूँ। देखिए, सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए बेटा। ये आपका वायर है, राइट, और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ये वाला वायर ले लो, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, ठीक है। इसका लेंथ हमारे पास L है मान लीजिए, और इसका लेंथ हमारे पास मान लीजिए इसका आधा है, L/2, ठीक है। अब इसके अक्रॉस भी तुम मान लो कि तुमने यहाँ पे एक सेल लगा दिया, इसके अक्रॉस भी तुमने क्या लगा दिया, एक सेल लगा दिया, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे जो लेंथ है वो कितना है, आधा, इसके मुकाबले, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा दूरी ट्रेवल करनी पड़ रही है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स यहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मान लो इस चीज को, राइट। तो अगर वायर हमारे पास ज्यादा लंबा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, सबके सब एक दूसरे से टकराएंगे, कोलिजन, ठीक है ना। ओके, तो अगर हमारे पास लेंथ ज्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, समझ में आ गया। लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उस वायर का ज्यादा होगा। रटना नहीं, समझना बच्चे, ठीक है। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ एरिया कर दो, सीधा एक एरिया कर दो तभी चलेगा काम आपका। तो रेजिस्टेंस जो है वो कैसे डिपेंडेंट है, 1/A, 1/A। देखो, सो अगर हमारे पास वायर मोटा वायर है ना, मोटा वायर है, तो वहां पे रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर पतला वायर है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। कुछ ऐसे समझ लो, आपको इस गेट से निकलना है, ठीक है, और इस गेट में 50 लोग इकट्ठे जाना है, एक आपके पास एग्जिट है और वहां पे 50 लोग इकट्ठे जा रहे हैं, तो क्या आसानी से जा पाओगे, नहीं, एक दूसरे के साथ क्या करोगे, नहीं, है ना। ओके, ठीक है। और अगर एरिया हमारे पास अच्छा खासा एग्जिट है ना, तो आराम से निकलेंगे। ऐसे समझ सकते हैं, अभी फिलहाल समझने के लिए आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी और चीजें भी बताऊंगी, ठीक है। लेकिन इन दोनों को ज्वाइन करने से, कंबाइन करने से हमें एक बहुत बढ़िया चीज, बढ़िया सा एक टर्म हमारे पास और आ जाता है। करें, देखो, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, लिख लो भैया, लिख लो। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, हमारे पास क्या हो जाएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। पहला और दूसरा दोनों कंबाइन कर दिया, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये चीज नोट कर लो, फिर कहोगे नहीं बताया। अगर हमारे पास थिक वायर है, थिक वायर, मोटा वाला वायर है, कैसा वायर है, मोटा वायर, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, तो थिक वायर अगर होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, मोटा वायर अगर होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और अगर थिन वायर होगा, पतला वायर होगा, सूखा सा वायर कोई होगा, तो बेटा जी रेजिस्टेंस क्या होगा, उस केस में ज्यादा होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस उस वायर का क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो, याद रहेगी बात। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना, इसको नोट डाउन करके रख लो, इसकी कहानी हम बाद में सुनेंगे,
ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आर मैंने ऐसा क्यों किया, अभी करते हैं, रुक जाओ, कुछ चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं, या फिर इसको मैं अगले वीडियो में डिटेल में बता दूं। ठीक है बेटा, तो रेजिस्टेंस दो फैक्टर्स दिखा दिए। अब देखो रेजिस्टेंस और किस किस बात पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस ना जो तुमने मटेरियल लिया हुआ है वायर का उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसा भी आपका मटेरियल है उसके नेचर पर, यानी थर्ड फैक्टर कौन सा लिखेंगे, थर्ड फैक्टर लिखो, बड़ा जल्दी से लिखो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे, चिंता कोनी, चिंता कोनी। ओके, सो थर्ड फैक्टर हमारे पास आ जाएगा अफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल, अफेक्ट ऑफ नेचर नटूरे ऑफ मटेरियल है, अफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल। कहने का मतलब ये कि अगर मान लो एक आपने कॉपर का वायर लिया है और एक आपने एलॉय लिया है, एलॉय, एलॉय समझते हैं ना, कुछ प्रपोर्शन में दो अलग अलग से मेटल्स मिला देते हैं, कुछ नया बन के आ जाता है ना। तो मान लो एक आपने कॉपर ले लिया Cu और दूसरा आपने कोई एलॉय ले लिया, एक आपने मेटल ले लिया और एक आपने एलॉय ले लिया, एलॉय मान लेते हैं नाइक्रोम, है ना, नाइक्रोम। ओके, सो हमें क्या दिखने को मिलता है, जो नाइक्रोम जो है ना, नाइक्रोम वायर जो है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास जो है वो 60 टाइम्स, 60 है ना, 60 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कॉपर होगा। बोलो ये समझ में आया? यानी देखो मेटल में हमने क्या लिया, कॉपर लिया, वैसे तो हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया कंडक्टर्स हैं, सिल्वर है, महंगा पड़ जाता है बस। ठीक है, तो हम जनरली थोड़ा सस्ता वाला मटेरियल यूज करते हैं, है ना। ओके, तो हमने कोई मेटल लिया और कोई एलॉय ले लिया, तो हमें क्या दिखने में आता है कि आपका जो एलॉयज है ना, उनका रेजिस्टेंस प्योर मेटल्स के मुकाबले क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम जो है उसका, नाइक्रोम हैज रेजिस्टेंस, लिख लो 1 मार्क का, अच्छा है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इतना करके छोड़ दो, समझोगे। नाइक्रोम हैज रेजिस्टेंस 60 टाइम्स मोर देन कॉपर। ओके ओके ओके, इतना ध्यान रहेगा। यानी आपने कौन सा मटेरियल ले रखा है अपने सर्किट बनाते टाइम, सर्किट समझते हैं ना, जिसमें सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे हुए हो, सबको रास्ता पता हो अपने चलने का, इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। तो उसमें आपने किस तरह का वायर आपने चूज किया हुआ है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या मिलेगा, कम। नई बात बताई, पता है आपको। ओके, अब लास्ट फैक्टर देख लो बेटा, टेम्परेचर का। ठीक है, किस चीज पे बात करेंगे, लास्ट फैक्टर हमारे पास क्या, मिटा देना इसको, हाँ ठीक है, मिटा दें। ओके, तो फैक्टर्स में लास्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब, वायर का टेम्परेचर कब बढ़ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बड़ी जल्दी कोलाइड करेंगे। ठीक है, और अगर वायर हमारे पास मतलब उसमें टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है, कोलिजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। किसका कोलिजन, इलेक्ट्रॉन्स का आपस में जो कोलिजन होगा बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन किस केस में, रेजिस्टेंस भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, किस केस में, मेटल के केस में। ठीक है, प्योर मेटल के केस में फर्क पड़ जाएगा, प्योर मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ गया। तो उल्टी बात करो, उल्टी भी बात करें तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मेटल्स के केस में। लेकिन कुछ एलॉयज ऐसे होते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाता है, ठीक है, कुछ एलॉयज ऐसे होते हैं बच्चों, जो टेम्परेचर बढ़ने पर भी उनपे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके रेजिस्टेंस पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? कुछ एलॉयज ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ने पे, जिनके रेजिस्टेंस पे कोई खास असर नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो जाते हैं जिनपे कोई एलॉयज, जिनपे कोई असर नहीं पड़ता, जिनके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, नाइक्रोम, अभी एग्जाम्पल लिया था, ठीक है ना, मैंगैनिन, यस, कॉन्स्टेंटेन, याद रखिएगा, ठीक है।
1 मार्क में भी कम आएंगे। ओके, सो जितने भी मेटल्स हैं जनरली अगर हमारे पास टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, और टेम्परेचर जब कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। याद रहेगा, याद रहेगा। और कुछ एलॉयज ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ने पर भी उनपे कोई खास असर नहीं होता, ठीक है। एक बार ग्राफ डिस्कस कर ले ओम्स लॉ का, फटाफट से ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। बेटा वी और आई का ग्राफ बनाओगे ना, चाहे आई और वी का बनाओ चाहे वी और आई का बनाओ, ठीक है। मान लो ये तुमने डेल्टा वी लिया और ये तुमने आई लिया, ये लीनियरली बढ़ेगा, यानी कि अगर वी बढ़ाओगे आई बढ़ेगा, वी बढ़ाओगे आई बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ओके, पहले ही बताया था, ठीक है। अब इसको तुम ऐसे भी मान सकते हो, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, ये क्या देता है बेटा? स्लोप देता है। ये क्या देता है? ये स्लोप दिखता है ना, स्लोप दिख रहा है ना, ठीक है। ये जो स्लोप है आप कहीं पर भी एंगल निकाल लो, यहाँ पर भी क्या है? थीटा, यहाँ पे भी क्या है? थीटा, यानी कि ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है बेटा, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये देखो, ये वाला पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट निकाल लो, ये मेरे पास हो गया कितना? यहाँ पे v हो गया मान लो v1, यहाँ पे v मेरे पास कितना आ गया? v2। बताओ तुम लोगों ने अच्छा मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूं, a b c, इस पॉइंट को जरा कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। a b c पॉइंट एक छोटा सा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सिंपल तरीके से समझा देती हूँ बेटा। तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास बेस है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। बच्चे परपेंडिकुलर बाय बेस क्या देता है? टेन थीटा देता है, देता है कि नहीं देता? परपेंडिकुलर बाय बेस क्या देगा? टेन थीटा। और यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर में क्या है? डेल्टा वी है, और बेस में क्या है? आई है। ओके, कितना? v2 माइनस v1, कितना? i2 माइनस i1, कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे i1 होगी, i2 होगी, ठीक है। तो टेन थीटा ये हमें क्या दे रहा है? स्लोप दे रहा है। v2 बाई दिस वन, v2 माइनस v1, i2 माइनस i1 हमें क्या देगा बच्चे? रेजिस्टेंस ही तो देगा, ठीक है। ये जो स्लोप है वो आपको क्या देगा? ये स्लोप जो है वो आपको क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये मेटल्स के केस में बनेगा, ये सिर्फ मेटल के केस में बनेगा, ध्यान रखना। अगर सेमीकंडक्टर हो गया ना तो ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी हमारे पास चेंज होती है। देखो आई वी का ग्राफ बनाओ, वी आई का ग्राफ बनाओ, सेम बनने वाला है, लीनियर बनेगा मेटल्स के लिए, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए मैं सेमीकंडक्टर का बना रही हूँ, थोड़ा सा समझा देते हैं यहाँ पे, फटाफट से समझा देते हैं बच्चे। मान लीजिए वी और आई ले लिया ना, तो आप आगे जाके पढ़ोगे सिलिकॉन जर्मेनियम में ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, 0.3 वोल्ट के बाद से करंट आना स्टार्ट करता है, ठीक है। वो कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे करते हो, ओमिक, अदरवाइज नॉन ओमिक, ठीक है बेटा। इतना करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।